वेलकम टू यूट्यूब्स इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। तो अगर बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस को देखा जाए तो बीएससी पार्ट 2 में भी आपके बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपके टोटल 3 थ्योरी पेपर्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ थ्योरी पेपर्स कितने होंगे? 3 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा थ्योरी का वो होगा कोऑर्डिनेट का। फर्स्ट पेपर किसका होगा? कोऑर्डिनेटा का। सेकंड पेपर होगा आपका एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इसी में एक पार्ट है एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये आपका सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेटा, सेकंड पेपर एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और आपका जो पेपर थर्ड है बीएससी पार्ट 2 में वो है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। तो ये टोटल आपके 3 थ्योरी पेपर्स हैं और एक आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा। प्रैक्टिकल जूलॉजी ये पेपर रहेगा। टोटल आपका पेपर फर्स्ट की जो मार्किंग है वो 50 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। पेपर थर्ड भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। और आपका जो प्रैक्टिकल जूलॉजी का पेपर है वो भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 200। तो टोटल आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर्स मिलाकर टोटल 200 का जूलॉजी का पेपर होगा आपके एग्जाम में बीएससी पार्ट 2 की। अगर देखा जाए इस सिलेबस को तो आपके सिलेबस में बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस की टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5 इंक्लूडेड है। आपने बीएससी पार्ट 1 में 3 यूनिट्स को कवर किया था, लेकिन आपको बीएससी पार्ट 2 में लाइफ साइंस की टोटल 5 यूनिट्स को कवर करना है। फर्स्ट यूनिट जो है वो कोऑर्डिनेट्स की है। सेकंड यूनिट आपका एवोल्यूशन, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन भी एवोल्यूशन का ही पार्ट है। थर्ड यूनिट है आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फोर्थ यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ यूनिट है बायोकेमिस्ट्री की। तो टोटल 5 यूनिट्स आपको बीएससी पार्ट 2 में पढ़ने हैं। तो आपका सेम मार्किंग सिस्टम वही है, 200 मार्क्स का यहाँ पे भी क्या होगा? जूलॉजी का पेपर होगा। इसमें से मैं जो अभी पेपर डिस्कस करूंगा वो होगा आपका पेपर सेकंड। ठीक है, तो पेपर सेकंड वो है कौन सा है? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मैं यही पेपर अभी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस पेपर के सिलेबस की बात की जाए तो इस पेपर में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। तो कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहा हूं मैं? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इस पेपर में आपकी टोटल 4 यूनिट्स इंक्लूडेड है। कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया गया है आपका? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। इस यूनिट में आपको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है जियोलॉजिकल
एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। दो वर्ड यहां पे आपको दिख रहे होंगे, एक है जियोलॉजी, दूसरा है जियोग्राफिकल। जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल, अगर इसकी मीनिंग को देखा जाए तो ये आपका जो जियोलॉजिकल वर्ड है वो आपका दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। ग्रीक को रिप्रेजेंट किया जाएगा जीआर से। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है जियो। जियो मीन्स होता है अर्थ, एंड प्लस दूसरा ग्रीक वर्ड है लॉगस। लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। ठीक है, तो जियोलॉजिकल स्टडी में मीन्स जियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? अर्थ की स्टडी की जाती है। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, अर्थ में किस टाइप के आपकी कैसी लैंड है, ठीक है, उस कितने पार्ट में अर्थ के रिवर है, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा किसमें? जियोलॉजी में। ठीक है, तो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड जियोग्राफिकल के बेसिस पे भी क्या किया जाएगा? एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर जियोग्राफिकल वर्ड को देखा जाए तो ये भी आपका दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है जियो। जियो मीन्स यहां भी क्या है? अर्थ है, प्लस ग्राफी है। ग्राफी मीन्स होता है डिजाइन करना। ग्राफी मीन्स क्या होता है? डिजाइन करना। वो आर ड्रॉ करना, ऑब्लिक करके क्या करना? ड्रॉ करना। और आप इसी को बोल सकते हो टू ड्रॉ लैंड, टू ड्रॉ अ लैंड। ठीक है, मीन्स अर्थ की स्टडी को किस में इंक्लूड किया जाएगा? जियोलॉजी में। लेकिन अर्थ में किस किस पार्ट पे क्या क्या प्रेजेंट है उसकी स्टडी किस में की जाएगी? जियोग्राफी में। मीन्स कितने पार्ट पे आपके ग्लेशियर्स हैं, कितने पार्ट पे अर्थ के माउंटेन्स हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट है, इन सब को डिवाइड कर दिया जाए तो ये एक क्या होगा? डिजाइन तैयार, एक आपका ड्राइंग बन जाएगी अर्थ की, और उसी को क्या बोल दिया जाता है? जियोग्राफिकल। तो इसके बेसिस पे भी क्या किया जाएगा? हम लोग पढ़ेंगे दो बेसिस पे, एक एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन जियोलॉजिकल बेसिस पे, दूसरा एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो A.R. वेलस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे अर्थ को टोटल 6 रीजन में डिवाइड किया। फर्स्ट रीजन था पैलियार्टिक रीजन, सेकंड रीजन था आपका इथोपिया रीजन, थर्ड रीजन था ओरिएंटल रीजन, फोर्थ रीजन था ऑस्ट्रेलियन रीजन, फिफ्थ रीजन था नियार्टिक रीजन, और सिक्स्थ रीजन था नियोट्रॉपिकल रीजन। अगर इस पैलियार्टिक रीजन को देखा जाए तो इसमें मेनली जो आता है वो चाइना, जापान, अफ्रीका, ये सारे रीजन जो हैं वो पैलियार्टिक रीजन में आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया किस रीजन में आता है? तो ओरिएंटल रीजन में आपका कौन आता है? इंडिया आता है। अपना देश किस रीजन में आता है? ओरिएंटल रीजन में। तो बैलेंस के अकॉर्डिंग ये सारे रीजन्स बताए गए हैं। सारे पूरे अर्थ को 6 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पार्ट को पैलियार्टिक रीजन बोला, सेकंड पार्ट को इथोपिया रीजन, थर्ड पार्ट को ओरिएंटल रीजन, फोर्थ पार्ट को ऑस्ट्रेलियन रीजन, फिफ्थ पार्ट को नियार्टिक रीजन, और सिक्स्थ पार्ट को नियोट्रॉपिक रीजन बोला। इन्हीं रीजन्स में सारे एनिमल क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कौन से एनिमल किस रीजन में पाए जाएंगे इसके बारे में आपको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके सिलेबस में सेकंड टॉपिक दिया गया है यूनिट फर्स्ट का, वो है फना।
ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब आपके यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, फना है। दो टर्म आते हैं, एक आता है फ्लोरा, दूसरा आता है फना। मैं आइए आपको यही कन्फ्यूजिंग जो फ्लोरा एंड फना है आखिर होता क्या है इसको यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा जो होता है प्लांट लाइफ that can be found in a specific area at a time। ठीक है, मीन्स फ्लोरा में किसकी बात की जाएगी, प्लांट लाइफ की बात की जाएगी। मीन्स कोई भी प्लांट की लाइफ जो क्या करती है, पाई जाती है किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी भी लैंड के किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में, उसी और किसी एक निश्चित समय पे, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उस पर्टिकुलर लैंड पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या है, उस प्लांट का एक फ्लोरा वहां पे डेवलप हुआ है। ठीक है, वैसे ही जो फना होता है वो क्या होता है, एनिमल लाइफ दैट कैन बी फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया एट अ टाइम। तो सेम ये फ्लोरा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, फना होगा। प्लांट का अपोजिट एनिमल होता है, तो कोई भी एनिमल लाइफ जो क्या करे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या स्पेसिफिक प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे क्या करे, ग्रोथ करे, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, फना। मतलब कोई भी पर्टिकुलर एनिमल किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, फना। तो एक तो डिफरेंस फ्लोरा एंड फना में ये हो गया। अब दूसरा डिफरेंस है, वो अगर प्लांट लाइफ है तो वो क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर प्लेस पे थ्रू आउट द लाइफ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट अगर वो एनिमल लाइफ है तो उसमें आपका मूवमेंट होगा, मूवमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए पर्टिकुलर प्लेस पे आज वो एनिमल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हो सकता है वो मूव करके क्या करे, अनदर प्लेस पे एग्जिस्ट करने लगे, तो वो क्या होगा, वो अपना प्लेस चेंज कर सकता है। मीन्स अगर सेकंड पॉइंट यहाँ पे एक डिफरेंस देखा जाए तो वो होगा, फ्लोरा रिमेन्स इन वन प्लेस, फ्लोरा रिमेन्स इन वन प्लेस। ठीक है, तो कोई भी प्लांट है वो एक ही प्लेस पे एग्जिस्ट करेगा, वहीं पे उसकी बर्थ होगी, वहीं पे उसकी डेथ होगी। और तो फ्लोरा में एक कैरेक्टर ये भी होता है, जो फ्लोरा होता है वो क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन फना के केस में ऐसा नहीं होता है। फना कैन बी मूव फ्रॉम, फना कैन बी मूव फ्रॉम one place to another place, one place to another place। भाई एनिमल लाइफ है, एनिमल जो है आपका मूवमेंट होता है, वो क्या करेगा, एक प्लेस से मूव करके दूसरे प्लेस पे चला जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इसमें पॉसिबिलिटी है कि मूवमेंट हो सकता है। आज किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई फना डेवलप किया है, वो क्या करेगा, मूव करके दूसरे प्लेस पे चला गया, तो अब क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लेस का उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे कोई फना ग्रोथ कर गया। ठीक है, एक थर्ड कैरेक्टर भी हो सकता है, जो है अगर ये प्लांट है तो प्लांट आपको मालूम है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो प्लांट क्या होंगे, मीन्स जो फ्लोरा होगा वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। क्या होगा, सेल्फ
डिपेंडेंट मीन्स जितने भी प्लांट है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। मीन्स उसको फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, वो अपना खुद का ही क्या करेंगे, अपना फूड फूड का फार्मेशन कर लेंगे। तो जितने भी फ्लोरा होगा वो क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, ठीक है, वो किसी के ऊपर आपका निर्भर नहीं रहेगा। बट जो एनिमल लाइफ है मीन्स जो फना है वो क्या करेगा, आपका ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, इसी के ऊपर क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो मीन्स फना डिपेंड्स ऑन फ्लोरा। आपका फोर्थ जो थर्ड होगा, फना डिपेंड्स ऑन फ्लोरा। मीन्स सारे के सारे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो आपका क्या है, किस पे डिपेंडेंट होंगे, ऑटोट्रॉप्स से। तो ये एक और डिफरेंस हो गया किसमें, फ्लोरा एंड फना में। और एक सिंपल सा आप कह सकते हो, फ्लोरा की स्टडी किस में होगी, बॉटनी में स्टडी होगी, फना किस में पढ़ा जाएगा, आपका जूलॉजी में, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा डिफरेंस था फ्लोरा एंड फना। इसके बारे में हम डिटेल में जब आपसे फना पढ़ेंगे तो फना के बारे में बताएंगे, कौन सा एनिमल किस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल प्लेस पे डेवलप करता है, क्यों डेवलप करता है, क्या क्या कंडीशन चाहिए, ये सारे डिस्कस आपका फना में किया जाएगा, जो कि सेकंड टॉपिक है आपके बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस का, यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। एक थर्ड टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, वो है फॉसिल्स का। फॉसिल्स, अगर आप फॉसिल्स सुने हो तो फॉसिल्स क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म्स। मीन्स कोई भी एंशिएंट टाइम पे एनिमल की लाइफ थी, या प्लांट की भी लाइफ हो सकती है, कोई भी फॉसिल्स हो सकता है। वो क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर किसी कंडीशन में सरवाइव कर रहा था, वहां पे कंडीशन क्या हुई, चेंज हुई, उस कंडीशन की चेंज में क्या हो गया, वो मारा गया। अब वो क्या हुआ, अर्थ के नीचे अगर वो दब जाता है तो बाद में मॉडर्न एज में अगर मान लीजिए जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको मिल जाता है, तो वो क्या होगा, वो बताएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे लाइफ कैसे थी, तो उसी को क्या बोला जाता है, फॉसिल्स। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म वही क्या होगा, फॉसिल्स होगा। ये तो आपकी यूनिट फर्स्ट हो गई, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, मेनली एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिट फर्स्ट में आपके 3 टॉपिक्स हैं, एक जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स आप पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक जो होगा वो फना का होगा, थर्ड टॉपिक है फॉसिल्स। यही 3 टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट में इंक्लूडेड है। यूनिट फर्स्ट में आपको मेनली क्या पढ़ना है, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया। अब आइए देख लेते हैं कि यूनिट सेकंड के सिलेबस में बीएससी पार्ट 2 के क्या दिया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट डिस्कस हो गया, यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो मेनली यूनिट सेकंड में आपका जो सिलेबस दिया गया वो एवोल्यूशन को कवर करता है। तो किसकी बात होगी यूनिट सेकंड में, एवोल्यूशन की। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि आखिर एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड, लैटिन को यल से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन वर्ड इवॉल्वेयर से आया है, विच मीन्स होता है अनफोल्ड, ऑब्लिक करके अनरोल भी बोल सकते हो। अनफोल्ड और अनरोल, अनफोल्ड और अनरोल का मतलब होता है कि आखिर धरती पे जीवन आया कैसे, जीवन आने के बाद
लाइफ में कैसे चेंज आए, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में चेंज कैसे आया, इसी को अनफोल्ड या अनरोल करने का काम किसमें होता है, एवोल्यूशन में। तो एवोल्यूशन में बात होती है कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, जब लाइफ की ओरिजिन हो गई तो डिफरेंट टाइप की लाइफ कैसे बनी, वो लाइफ में चेंज कैसे आ रहा है, उस चेंज की वजह से कैसे नई लाइफ बन रही है, इसी की बात किसमें की जाती है, एवोल्यूशन की। और अगर सही से बात किया जाए तो डॉबझांस्की का एक कोटेशन है, वो कोटेशन मैं यहां लिख देता हूं, नथिंग मेक्स सेंस, नथिंग मेक्स सेंस इन बायोलॉजी विदाउट द light of evolution। बाय डॉबझांस्की। तो डॉबझांस्की ने बताया था कि नथिंग मेक्स सेंस इन बायोलॉजी, आप बायोलॉजी में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं अगर आप बायोलॉजी को एवोल्यूशन के नजरिए से नहीं देखेंगे। मीन्स अगर एवोल्यूशन के चश्मे से देखे बिना अगर आप बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो आपके थॉट्स डेवलप नहीं होंगे, सेंस डेवलप नहीं होंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप ये जानते ही नहीं है कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, धरती पे जीवन आया कैसे, उस जीवन में कैसे चेंज आ रहे हैं, अगर आप इसको नहीं समझ रहे हो तो आखिर उस जीवन के बारे में आप कैसे समझ पाओगे। तो इसको डॉबझांस्की ने दिया था एक कोटेशन, नथिंग मेक्स सेंस इन अ बायोलॉजी विदाउट द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो बात हो गई सिंपल सी, एवोल्यूशन होता क्या है। अगर एवोल्यूशन को डिफाइन किया जाए तो एवोल्यूशन सबसे पहली बात है किस लेवल पे होगा, पॉपुलेशन लेवल पे होगा। आपका एवोल्यूशन किस लेवल पे होगा, पॉपुलेशन। इसी को बोला जाता है यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। यही क्या है, एवोल्यूशन की इकाई। मीन्स जो भी चेंज आएगा वो स्पीसीज लेवल पे नहीं होना चाहिए, चेंज किस में होना चाहिए, वो पॉपुलेशन लेवल पे होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से अगर उसका पॉपुलेशन का कैरेक्टर या नेचर या ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज आ जा रहा है और वो चेंज किस में आएगा, लॉन्ग टाइम स्केल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लॉन्ग टाइम स्केल। ठीक है, तो दो कंडीशन है। अगर आप पॉपुलेशन को डिफाइन करना एवोल्यूशन को डिफाइन करना चाहते हो तो एवोल्यूशन हमेशा किस बेसिस पे होगा, पॉपुलेशन में होगा। और क्या होगा, लॉन्ग टाइम स्केल में जो उसका पर्टिकुलर कैरेक्टर था वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मीन्स एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि एक पॉपुलेशन बना के रहती थी, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के कैरेक्टर में चेंज आ जाए, उस चेंज की वजह से क्या बन जाए, नया स्पीसीज बन जाए। तो वो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर स्पीसीज में, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया। तो आप कह सकते हो एवोल्यूशन इज द लॉन्ग टाइम चेंज इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिंपल सी एवोल्यूशन की। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपके सिलेबस में, सबसे पहली जो बात मैं करूंगा वो करूंगा क्या, व्हाट इज एवोल्यूशन। तो फर्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, व्हाट इज एवोल्यूशन। तो आपके यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, व्हाट इज एवोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद आपके सिलेबस में जो सेकंड टॉपिक दिया गया है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का या एवोल्यूशन का, वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स धरती पे जीवन आया कैसे। तो कहा जाता है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई वो कहाँ पे हुई, सी में हुई।
ठीक है, इसके भी एविडेंस आपको मैं दूंगा कि आखिर लाइफ जो है समुद्र से कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात किया जाएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसमें भी आपके एक दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट, पुराना वाला कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है मॉडर्न का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगर बात की जाए स्पीसीज की, एक वर्ड यहां आया है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें कैपेबिलिटी हो इंटरब्रीडिंग की, मतलब उस पर्टिकुलर स्पीसीज के एनिमल उसी पर्टिकुलर स्पीसीज में इंटरब्रीड करें और इंटरब्रीडिंग के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाए? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाए। किसका फॉर्मेशन हो जाए? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन आवश्यक है। तो अगर स्पीसीज को डिफाइन करना है तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर इंटरब्रीडिंग। तो ऐसा कहीं पे अगर हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है, तो वही क्या है? एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। ओके, तो आपको स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, इसी के साथ साथ आपको स्पेसिएशन बताया जाएगा। मींस एक स्पीसीज से कैसे आपका जो स्पीसीज दूसरी नई स्पीसीज बन जाती है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पेसिएशन बोला जाता है। ठीक है, वो भी किसके थ्रू होगा? एवोल्यूशन के थ्रू होगा। मींस कोई एक पॉपुलेशन थी स्पीसीज की, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कुछ आर्गेन, मैक्सिमम आर्गेन में क्या हुआ? चेंज आने लगा। उस चेंज की वजह से एक नई स्पीसीज बन जा रही है, नई पॉपुलेशन बन जा रही है, और उस नई पॉपुलेशन के बनने से क्या हो गया? एवोल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर स्पीसीज में। ठीक है, तो चेंज आ गया। तो आपको डिस्कस किया जाएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में मेनली स्पीसीज की बात की जाएगी। अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। यूनिवर्स का फॉर्मेशन, यूनिवर्स फॉर्मेशन कब हुआ? अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो। 20 बिलियन ईयर्स एगो। मीन्स जो ये आपका यूनिवर्स है ये कब फॉर्म हुआ? 20 बिलियन, मिलियन नहीं है, बिलियन ईयर्स एगो है। ठीक है, अगर हम और आपके जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अप्रोक्सीमेट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो 20 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ में आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अप्रोक्सीमेट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो किसका फॉर्मेशन हो गया? अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। और जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, वो अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन ईयर्स एगो है। 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले क्या आई? धरती पे लाइफ आई। तो सबसे पहले आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, माइक्रोब्स आए, उन माइक्रोब्स में डेवलप हुआ। तो बाद में आपके प्रोटोजोअन्स आए, पोरिफेरन्स आए, सिलेंट्रेट्स आए, आपके हेलमिन्थ आए, फिर आपके एनिलिड्स आए, आर्थ्रोपोड्स आए, इकाइनोडर्म्स आए, आपका उसके बाद प्रोटोकार्डेट्स आए। प्रोटोकार्डेट्स के बाद हम लोग क्या? कार्डेट्स आए। और कार्डेट्स में सबसे आगे हम लोग क्या है आपका? सबसे पहले फिशेज आए, फिर आपका बर्ड्स, उसके बाद आपके
फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हम लोग हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में सबसे लेटेस्ट एनिमल कौन है? मैमल्स हैं। मैमल्स में भी हम ह्यूमन सबसे क्या है? लेटेस्ट हैं। ठीक है, तो अभी नए नए हम लोग अर्थ पे आए हुए हैं। तो लाइफ ओरिजिनेटेड कब हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इन सबको डिटेल में ओरिजिन ऑफ लाइफ में डिस्कस किया जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बताया जाएगा, दोनों कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा यूनिट सेकंड का। ठीक है, आपका ये बात कर ले, जो थर्ड टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है वो है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर एविडेंस की बात की जाएगी तो आपका दो टाइप के एविडेंस आपको पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल एविडेंस और दूसरा सेरोलॉजिकल एविडेंस। कौन कौन से साक्ष्य उपस्थित हैं अर्थ पे जिससे आप कह सकते हो कि लाइफ पहले आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आई और वो डेवलप होते हुए आज मल्टीसेलुलर मींस यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बन गया है। ठीक है, तो एविडेंस वो आपका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होंगे, फिजियोलॉजिकल एविडेंस होंगे एवोल्यूशन के, आपका सेरोलॉजिकल एविडेंस होंगे। तो ये सारे एविडेंस आपको बताएंगे। जैसे आपको बताया जाएगा होमोलॉगस ऑर्गन भी एवोल्यूशन का एविडेंस है, एनालॉगस ऑर्गन्स है, वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर कैरेक्टर पहले डेवलप था और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में क्या हुआ, कुछ इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आगे एडाप्ट किया और एडाप्टेशन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में चेंज आ गया और चेंज आने की वजह से एक क्या बन गई, नई स्पीसीज बन गई। ठीक है, तो ये सारे एविडेंस आपको दिए जाएंगे जो कि एविडेंस आज के इस एज में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की बात की जाएगी। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से थॉट्स हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि एवोल्यूशन में दी गई हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, आपने डार्विन का नाम सुना होगा, लेमार्क का नाम सुना होगा। ठीक है, आपका वेलेस की थ्योरी सुना होगा आपने नाम। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज हम एवोल्यूशन में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट आपका दिया गया है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में वो है लेमार्किज्म। ठीक है, लेमार्क की बात की जाएगी, जीन बैप्टिस्टी लेमार्किज्म। लेमार्किज्म वही है लेमार्क जिन्होंने जिराफ की गर्दन की बात की थी। उन्होंने कहा कि लेमार्क ने बताया कि अगर इन्वायरमेंटल चेंज आ जाता है, उस इन्वायरमेंटल की चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर प्लेस पे अपने आप को चेंज करने का प्रयास करता है। इसके लिए उन्होंने लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का एग्जाम्पल दिया, नेक ऑफ जिराफ का। उन्होंने कहा कि जो अफ्रीका के जंगल थे वहाँ पे कंडीशन चेंज हुई तो एकदम ड्राई आपका एरिया बन गया। उस ड्राई एरिया में वाटर की डिफिशियंसी हुई तो सारे के सारे जो आपके प्लांट सोर्स थे अर्थ पे वो क्या हुए, खत्म होने लगे। अब आपका जो जिराफ था वो क्या है, ग्रेजिंग एनिमल था, मीन्स हर्बीवोर्स था। अब उसको क्या चाहिए, अर्थ पे आपका फूड आइटम नहीं मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो अर्थ से आपका जितनी ग्रासेस थी वो खत्म हुई, फिर जो छोटे प्लांट्स थे वो आपके धीरे धीरे खत्म हुए, फिर क्या हुआ, थोड़ा तो अभी तक मिल रहा था, अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर बड़े वाले प्लांट सूखने लगे, बहुत ऊंचे ऊंचे, फिर कटीले वही बचे, तो ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ट्री बच रहे हैं। अब जिराफ को क्या करना पड़ा, अपने नेक और आगे के फोर लिम्ब पे स्ट्रेच करना पड़ा वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हर इंसान को क्या है, जीने की जद्दोजहद है। तो उससे मरने से बचने के लिए उसने क्या किया, आगे फोर लिम्ब और नेक का यूज किया। धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन क्या हुआ, उस जिराफ में नेक और आपका फोर लिम्ब में की साइज जो है पिछली जनरेशन से क्या हुई, बढ़ने लगी। तो इसकी बात हम करेंगे किसमें, लेमार्किज्म में करेंगे। फिर एक दूसरा थॉट आया है नियो लेमार्किज्म की बात की जाएगी।
नियो लैमार्किक। अगला जो है आपके में उसमें डार्विनिज्म है। डार्विन ने वही आपका डार्विन की फिंचेस की बात की जाएगी। गैलापागोस आइलैंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां पे फिंचेस थी, वहां पे भी सेम कंडीशन हुआ। आइलैंड पे क्या हुआ, फूड का सोर्स खत्म हुआ। अब कुछ फिंचेज ऐसे थी जो कि आपका जो सी है उसके शोर पर ही जो है अपना फूड आइटम मिल जाता था उनको। कुछ फिंचेज को दूर जाके कुछ ट्री पे रहती थी, तो डिफरेंट टाइप्स के उसमें चेंज आ गए उसके वीक्स में। ठीक है, आपका स्पीसीज सेम थी लेकिन स्पीसीज में क्या है, उसमें भी वेरिएशन दिख रहा था। तो हम डार्विन की बात करेंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो हमेशा नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो फुल्ली फिट एंड फाइनल होता है। ठीक है, नेचर उसको नहीं सिलेक्ट करती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें ह्यूमन की ही, तो अगर मान लीजिए कोई हैजार्डियस कंडीशन आई तो हमेशा जो बहुत लंबे हैं वो भी क्या करेंगे, उनको भी नेचर फेवर नहीं करेगी, उनको भी सिलेक्ट नहीं करेगी। जो बहुत छोटे होंगे उनको भी नेचर सिलेक्ट नहीं करेगी। हमेशा नेचर किसको, बैलेंसिंग स्टेज को सिलेक्ट करती है। मीन्स जो मध्यम वाले हैं, मिडिल वाले हैं, उसी को क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हैजार्डियस कंडीशन आएगी, जब नेचर में क्या होगा, चेंज होगा, तो जो बहुत लंबे होंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो बहुत छोटे होंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन जो बीच वाला होगा वो ना तो बहुत हाई होगा ना ही बहुत लो होगा। वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव करने का प्रयास करेगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट करने का प्रयास करेगा, और उसकी वजह से वो क्या होगा, मारा नहीं जाएगा। वो उसको क्या करेगी, नेचर हमेशा सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की बात की जाएगी। फिर इसी में आता है आपका नियो डार्विनिज्म। ठीक है, नियो डार्विन को मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो मॉडर्न सिंथेटिक आपका जब मेंडल आए तो मेंडल ने बताया कि सब क्या है, जीन का नेचर है। ठीक है, एलील फैक्टर्स काम करते हैं, उन्हीं फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, नेचर में चेंज आता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है। तो डार्विनिज्म को और मेंडल की थ्योरी, मेंडलिज्म को, दोनों को मिला के क्या बना दिए गए है, एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि लेटेस्ट थ्योरी है एवोल्यूशन की। ठीक है, और इसके बाद जो आपको पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ मैन। एवोल्यूशन ऑफ मैन मीन्स ह्यूमन का एवोल्यूशन। मैन मतलब वोमेन को नहीं छोड़ दिया जाएगा, इसमें मैन एंड वोमेन के दोनों की बात होगी। तो ह्यूमन के एवोल्यूशन की बात होगी, आखिर धरती पे हम लोग कैसे आए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले जावा मानव, क्रोमैग्नॉन मानव, दुनिया भर के मानव है ना। ठीक है, मतलब हम लोग, हमारे पूर्वज कहा जाता है आपका मंकी थे, मंकी से एवोल्यूट होते होते आज क्या है, हम लोग बने, मीन्स पहले पूंछ वाले थे। ठीक है, तो क्या कुछ चेंज आए, ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ कैसे, आज कैसे हम लोग जो है 4 पैर वाले पहले थे, 4 पैर से 2 पैर पे कैसे आ गए। ठीक है, इन सब की बात एवोल्यूशन ऑफ मैन में होगी। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक जिसके बिना एवोल्यूशन अधूरा है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन। ठीक है, किसी भी जीन में क्या हो जाए, कोई चेंज आ जाए। ठीक है, वो चेंज बेनिफिशियल भी हो सकता है, वो चेंज हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, अगर हार्मफुल होगा तो कैंसर भी हो सकता है आपकी बॉडी में। ठीक है, अगर वो बेनिफिशियल होगा तो कहीं ना कहीं आप उस चेंज को एडाप्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म में नया, उस स्पीसीज में क्या, अगर उस स्पीसीज के जीन में चेंज आ रहा है, पूरे पूल में चेंज आ जा रहा है, तो नई स्पीसीज बन जाएगी। तो म्यूटेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, एवोल्यूशन होता है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो म्यूटेशन की बात करेंगे हम, मेनली आपको इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करना है इसमें, ठीक है। तो हम म्यूटेशन की बात करें, दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ एवोल्यूशन, जो आपके बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस के यूनिट 2 के सिलेबस में दिया गया है क्या, एवोल्यूशन। उसमें आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। पहला टॉपिक होगा एवोल्यूशन है क्या, ये हम आपको बताएंगे। सेकंड टॉपिक लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, इसकी बात करेंगे। उसी में हम बात करेंगे स्पीशीज कॉन्सेप्ट की, क्लासिकल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थर्ड जो टॉपिक होगा वो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन होगा। फोर्थ टॉपिक होगा वो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में आपको लैमार्किज्म पढ़ना है, नियो लैमार्किज्म पढ़ना है, डार्विनिज्म पढ़ना है, यही नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होगी। आपका नियो डार्विनिज्म पढ़ना है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है, देन आपको एवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ना है। लास्ट टॉपिक जो होगा वो आपके एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का वो होगा म्यूटेशन, ठीक है। अब इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, क्योंकि आपका अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड और फोर्थ यूनिट, जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसमें मेनली आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो थर्ड 2 यूनिट में आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, आपको फर्स्ट एंड सेकंड में एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में आपका क्या इंक्लूडेड है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो उसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए, तो हम उस सिलेबस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। आप लोग वीडियो को केयरफुली देखें, ठीक है। अपना नोट्स भी प्रिपेयर करें, सिलेबस को नोट्स में अपने फ्रंट पेज पे लिख लें, ठीक है। और आगे आप 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को क्या किया जाएगा, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।